नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कीव के और पहुंचा करीब रूस ने आगाह किया कि अंतरिक्ष स्टेशन गिर जाएगा, सभी बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़कें ध्वस्त। नागरिक गलियारों पर रूस की बमबारी तेज, बचाव मुश्किल। मारियोपोल, सूमी और कीव में निशाने पर आवासीय इलाके। भारत ने कहा जैविक हथियार के मामलों को संबंधित पक्षों के सहयोग के साथ देखें। नई सरकार के गठन पर दिल्ली में आज होगा विचार, दल बल के साथ पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में खर्च होंगे 2 करोड़, 16 मार्च को है कार्यक्रम। यूक्रेन युद्ध के 17वें 18वें दिन शनिवार को रूसी सैनिक राजधानी कीव के और करीब पहुंच गए। उत्तर पूर्व दिशा से राजधानी कीव की ओर 3 तरफ से तेजी से बढ़ रहे हैं रूसी सेना के काफिलों ने शहर पर कब्जे के लिए पूरा जोर लगा रखा है। वहीं पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से नाराज रूस ने इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के गिरने और इससे दुनिया को होने वाले नुकसान को लेकर आगाह किया है। रूसी सेना ने मारियोपोल जैसे बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़कों व पुलों को ध्वस्त कर दिया है। रूस की रणनीतिक ताबड़तोड़ हमले कर कीव को बाकी यूक्रेन से अलग करने की है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रूसी सेना कीव में अब भी 20 मील की दूरी पर है। वहीं मारियोपोल में अब तक गोलाबारी के कारण 1582 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूक्रेन सरकार ने आरोप लगाया है कि रूस ने मारियोपोल में एक मस्जिद पर बम बरसाए हैं। ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान सुलेमान की बनवाई हुई ऐतिहासिक मस्जिद में तुर्की के 86 नागरिकों ने शरण ले रखी थी। इसमें से 34 बच्चे थे। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी सैनिकों ने मेलिटोपोल के मेयर इवान फेडोरोव को शुक्रवार का उनका अपहरण कर लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे आतंकवाद का नया चेहरा बताया है। जेलेंस्की ने बताया कि अब तक 1300 यूक्रेनी सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। यदि रूस सीज फायर की घोषणा करता है तो वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इजराइल में वार्ता कर सकते हैं। युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को निकालने देने के लिए मानवीय गलियारा बनाने के लिए ऐलान के बावजूद रूसी फौज की आवासीय इलाकों पर भीड़ में बमबारी ने हालात और खराब कर दिए हैं। राजधानी कीव और उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से के साथ ही मारियोपोल और सूमी में शनिवार को तय किए गए बचाव गलियारों पर रूसी बमबारी और रॉकेट हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री आइरिया ने कहा है कि बमबारी के कारण नागरिकों को बचाकर निकालना और मुश्किल होता जा रहा है। आइरिना ने कहा है कि लोगों को सुरक्षित निकासी के लिए आपसी सहमति से मानव गलियारे खोले गए थे, लेकिन बीते 2 दिनों से रूसी हमला तेज हो गया। हालांकि जेलेंस्की के एक सलाहकार ने बताया कि नागरिकों को लेने के लिए 79 बस और 2 ट्रक सूमी रवाना हुए हैं। इसी तरह जो है मारियोपोल के लिए भी बसें और ट्रक भेजे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने रूसी घेराबंदी के कारण बुरी स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मारियोपोल में गोलाबारी के कारण बाहर निकल पाने में लोग नाकाम हो गए हैं और रूसी सेना ने यूक्रेन के वेसिल कीव में एक सैन्य एयरबेस के 8 मिसाइलें दागकर उनको नष्ट कर दिया है। वहीं कीव में एक तेल डिपो व एक हथियार डिपो भी पूरी तरीके से तबाह हो गया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी हमले में 89 बच्चों की मौत हुई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन के तहत आने वाले दायित्वों से संबंधित किसी भी मामले को संबंधित पक्षों के परामर्श व सहयोग के साथ संबोधित किया जाना चाहिए। भारत ने यूक्रेन पर यूएनएससी ब्रीफिंग के दौरान रूस द्वारा अमेरिकी जैविक कार्यक्रमों को लेकर लगाए आरोपों के बीच यह बात कही है। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद की बैठक के रूसी अनुरोध के बाद अमेरिका ने रूस के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें यूक्रेन अमेरिका समर्थन से रासायनिक और जैविक प्रयोगशालाओं का संचालन कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि यूक्रेन के हालात पर हमने बार बार चिंता जताई है। जैविक कार्यक्रमों की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा है कि भारत ने सदस्य देशों के हालिया बयानों और यूक्रेन से संबंधित जैविक गतिविधियों के बारे में व्यापक जानकारी पर ध्यान दिया है। इस संबंध में हम BTWC को एक प्रमुख वैश्विक और गैर भेदभाव पूर्ण निरस्तीकरण सम्मेलन के रूप में दिए गए महत्व को बताना चाहते हैं जो सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि BTWC का
जो है पूर्णता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि मैरियोपोल, खार्किव, सूमी में हालात खासतौर पर चिंताजनक हैं। यहां आवासीय और नागरिक बुनियादी ढांचे पर गोलाबारी की गई है। इस कारण मृतक और घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर रविवार को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में मंथन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ रविवार सुबह दिल्ली जा रहे हैं और इन नेताओं की भाजपा की शीर्ष नेतृत्व में व राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें नई सरकार का खाका खींचा जाएगा। भाजपा विधायक दल के नेता चयन के लिए भी एक 2 दिन में केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति होने जा रही संभव है और होली के बाद 21 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। 17वीं विधानसभा के भंग होने तथा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देने के बाद नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे की वजह से सीएम योगी व प्रदेश के भाजपा के नेताओं का दिल्ली दौरा 2 दिन के लिए टल गया था। मोदी और शाह शनिवार शाम दिल्ली लौट आए हैं। अब योगी और प्रदेश भाजपा के नेता रविवार यानी कि आज दिल्ली जा रहे हैं। भरोसेमंद सूत्रों का अनुसार योगी दिल्ली में मोदी, शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राधा मोहन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भेंट करेंगे। इसके बाद भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश के नेताओं की बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर विचार विमर्श भी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में होने वाली बैठक में विधायक दल के नेता के चयन की औपचारिकता पूरी करने, मंत्रिमंडल के आकार और उसमें शामिल किए जाने वाले चेहरों, शपथ ग्रहण की तारीख आदि पर चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी मिल जाती है तो होली के तत्काल बाद 21 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे भगवंत मान ने शनिवार को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से राजभवन में मुलाकात की और बाद में नवनिर्वाचित विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया है। शपथ समारोह 16 मार्च को दोपहर 12 बजे शहीद ए आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में होगी। पंजाब में पहली बार बनी आम आदमी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री की ताजपोशी का नजारा आम नहीं होगा। समारोह के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। समारोह पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे, इसकी मंजूरी दे दी गई है। सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान के शपथ ग्रहण के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। समारोह स्थल पर विशेष चौकी बनाई गई है, साथ ही 6000 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा सीआईडी और अन्य खुफिया एजेंसियों की पूरी नजर समारोह पर होगी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भगवंत मान पहले ही पंजाब के लोगों को शामिल होने का न्योता दे चुके हैं। शहीद भगत सिंह के पैतृक स्थान नवा शहर के खटकड़ कला में 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए व्यापक प्रबंध शुरू हो गए हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कीव के ओर पहुंचा करीब रूस ने आगाह किया कि अंतरिक्ष स्टेशन गिर जाएगा, सभी बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़कें ध्वस्त। नागरिक गलियारों पर रूस की बमबारी तेज, बचाव मुश्किल। मैरियोपोल, सूमी और कीव में निशाने पर आवासीय इलाके। भारत ने कहा जैविक हथियार के मामलों को संबंधित पक्षों के सहयोग के साथ देखें। नई सरकार के गठन पर दिल्ली में आज होगा विचार, दल बल के साथ पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में खर्च होंगे 2 करोड़, 16 मार्च को है कार्यक्रम। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी धीरे धीरे अपनी जमीन आधार खो रही है। इस पर मंथन के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी आज सुबह 10 बजे उन्होंने एक अहम बैठक की। मीटिंग 10 जनपद पर हुई है। इसमें पार्टी के
संसदीय रणनीति समूह से जुड़े लोग भी शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो है आज संपन्न हुई है। इसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर मंत्रणा की गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी मुख्यालय में रविवार शाम 4 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता भी कर सकती हैं। कांग्रेस को पंजाब में आम के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी वह कोई खास करिश्मा नहीं कर पाई है। बैठक हंगामेदार रह सकती है क्योंकि पुडुचेरी में सत्ता गंवाने और केरल, असम व पश्चिम बंगाल चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर असंतुष्ट गुट G23 के नेताओं ने शुक्रवार को वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के आवास पर कुछ सुधारात्मक कदम उठाने व संगठन में आमूल चूल बदलाव का सुझाव भी दिया है, लेकिन इस मोर्चे पर कोई खास पहल नहीं हुई है। कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी को होने वाली कार्यकारी समिति की बैठक में इस्तीफा देने की खबरों से इनकार कर दिया है। यूपी चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के साथ कांग्रेस ने 159 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें से सिर्फ एक को ही जीत मिल पाई है, बाकी की जमानत तक जब्त हो गई। यही नहीं, सभी उम्मीदवारों को 3000 से कम वोट मिले हैं। महिलाओं को 40% टिकट देने के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के वादे के बाद जिन महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था, उनमें से सिर्फ आराधना मिश्रा मोना ने ही अपनी सीट पर जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार को मुख्यमंत्री के इस सवाल भरे ट्वीट ने एलजी को लेकर चली आ रही चर्चाओं को तेज कर दिया है, जहां सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। वहीं अधिकारियों में भी प्रफुल्ल पटेल के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में अचानक से प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आने पर दिल्ली बनाम केंद्र की राजनीति फिर से गर्मा गई है। इसकी वजह यह भी है कि प्रफुल्ल पटेल गुजरात सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी करीबी माना जाता है। ये दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप के प्रशासक बने। चर्चा यहां तक है कि केंद्र राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए व्यक्ति को दिल्ली में लाना चाहती है। दरअसल 1969 बैच के IAS अधिकारी अनिल बैजल दिसंबर 2016 से दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और बीते दिसंबर 2021 को उनका कार्यकाल पूरा हुआ है। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच संवाद कायम न होने का मामला लंबे समय से चला आ रहा है। नजीब जंग के बाद अनिल बैजल भी इसमें बहुत अधिक सफल नहीं रह पाए। इनके कार्यकाल में भी विवाद काफी रहे हैं और प्रदेश सरकार में तनातनी भी काफी देखने को मिली। बहरहाल जब नगर निगम की चुनाव को लेकर दिल्ली सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है और ऐसे में भी चर्चा है कि चुनाव में पहले नए एलजी की नियुक्ति पूरी हो सकती है। गांव जाने के लिए यदि 2 दिन पहले की टिकट होती है तो आज भाई, बहन, भाभी और भतीजा जिंदा होता, लेकिन अनहोनी ने परिवार की खुशियां को मातम में बदल दिया। मुझे छोड़कर लोग चले गए हैं, ऐसा कहना है गोकलपुरी आग के पीड़ितों का। वहीं पर उनको अपने परिवार के खोने का भी मलाल लगातार देखने को मिल रहा है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि होली को लेकर घर में तैयारियां चल रही थी, तभी ये दुखद हादसा हो गया। योगी सरकार की वापसी होते ही पुलिस ने झांसी जोन के माफियाओं की बंद फाइलें फिर से खोल दी हैं। झांसी में सर्वाधिक 72 माफिया चिन्हित थे, जबकि ललितपुर में 38 एवं जालौन में 34 माफिया पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। अब यह भी सभी माफिया फिर पुलिस के निशाने पर है। पुलिस नए सिरे से इनकी संपत्ति खंगालने में जुट गई है। ब्यौरा मिलने पर इसे जब्त करने की कार्रवाई होगी। योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग अलग विशेष सेल बनाए गए थे। इनकी निगरानी सीधे गृह विभाग करता था। अब योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल आरंभ होने से पहले पुलिस महकमा एक्शन में आ गया है। झांसी रेंज DIG जोगेंद्र कुमार ने झांसी, ललितपुर एवं जालौन के पुलिस कप्तानों को चिन्हित माफियाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। DIG ने अपने निर्देश में इन सभी चिन्हित माफियाओं की अनिवार्यता तौर पर हिस्ट्री सीट खोलने के लिए कहा है। गैंगस्टर से छूटे माफियाओं पर तहत कार्रवाई की जाएगी। बैंकों के साथ अचल संपत्ति का ब्यौरा भी खंगालने के लिए कहा गया है। संपत्ति का ब्यौरा मिलने के बाद यह संपत्ति जब्त हो जाएगी। झांसी रेंज में अभी तक कुल 14 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनमें करीब 9 करोड़ की रकम जब्त उनसे की जा चुकी है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक झांसी में 7 माफिया के खिलाफ 3.42 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। जालौन में 6 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4.90 करोड़ जब्त किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश को भावी संकटों से बचाने के लिए आधारित जीवन दृष्टि के साथ समाज को एक राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित करने पर बल दिया है। संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय
होश बाले ने कहा है कि विभाजन के दंश की भयावहता के कारण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नए भारत की स्थापना का सपना धीरे धीरे कमजोर होता चला जा गया। होश बाले ने कहा कि अनेक बाधाओं के बावजूद भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की है, लेकिन भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य अब भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि अरसे बाद देश दूरदर्शी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर सही दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। होश बाले गुजरात के कर्णावती में संघ की शीर्ष नीति निराधक इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन अपने विचार रख रहे थे। संघ के सहकार्यवाहक ने कहा है कि अमृत महोत्सव आजादी की अब तक की यात्रा की समीक्षा के लिए उपयुक्त समय तो है ही, यह भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरोने का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि छात्रों युवाओं के प्रयास से भारत केंद्रित शिक्षा नीति प्रभावी ढंग से लागू कर देश को ज्ञान संपन्न समाज के रूप में विकसित करने और विश्व गुरु बनाने की जरूरत है। हमें अपने को फिर से विकसित करने का संकल्प लेना चाहिए, जो हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और राष्ट्रीय एकता की भावना को बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कीव के ओर पहुंचा करीब रूस ने आगाह किया कि अंतरिक्ष स्टेशन गिर जाएगा, सभी बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़कें ध्वस्त। नागरिक गलियारों पर रूस की बमबारी तेज, बचाव मुश्किल। मारियोपोल, सूमी और कीव में निशाने पर आवासीय इलाके। भारत ने कहा जैविक हथियार के मामलों को संबंधित पक्षों के सहयोग के साथ देखें। नई सरकार के गठन पर दिल्ली में आज होगा विचार, दल बल के साथ पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में खर्च होंगे 2 करोड़, 16 मार्च को है कार्यक्रम। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। पाकिस्तान के क्षेत्र में गलती से गिरी एक मिसाइल मामले में तकनीकी गड़बड़ियों की पड़ताल के लिए भारत की आंतरिक जांच को पाकिस्तान ने नकारते हुए संयुक्त जांच की मांग की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसमें दखल देने की भी अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस तरह के गंभीर मामलों में भारत की ओर से बेहद साधारण सफाई नहीं दी जा सकती है। हम घटना की सच्चाई तक जानने के लिए संयुक्त जांच की मांग करते हैं। भारत ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा था कि नियमित रखरखाव के दौरान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनावश मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जा गिरी। उधर पाकिस्तान ने कहा है कि परमाणु हथियारों के माहौल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गंभीर दायित्व निभाना चाहिए। अगर किसी भी तरफ से गलत जानकारी दी गई है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में तनाव कुछ कम हुआ है और ऐसी एक तरह की पहली घटना सुरक्षा तंत्र पर सवाल जरूर खड़े करती है। पाकिस्तान ने भारत से तकनीकी खराबी से चली मिसाइल पर सुरक्षा तंत्र को लेकर सफाई मांगी थी। अमेरिका स्थित आर्म कंट्रोल एसोसिएशन के अनुसार मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक थी। विधानसभा चुनाव में सपा की कारपोरेट कल्चर वाली टीम हर रणनीति पर फेल रही है। वह पार्टी का संदेश जनता तक नहीं पहुंचा पाई। इसका नतीजा यह हुआ है कि तमाम प्रयासों के बावजूद सियासी वैतरणी में सपा की लुटिया डूब गई। युवाओं के जोश के बीच वोट बैंक जरूर बढ़ा है, लेकिन पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में पुरानी समाजवादियों का कहना है कि सपा को फिर से मुलायम सिंह यादव की रणनीति अपनानी होगी। सपा के अंदर खाने में हमेशा से ये चर्चा रही है कि शीर्ष नेतृत्व के आसपास गैर सियासी अनुभव वाली टीम का घेरा है। यही नहीं, इस टीम के सदस्यों का जनता से सीधे सरोकार भी नहीं है। कारपोरेट कल्चर में विश्वास रखने वाले इन सिपह सलाहकारों ने जनता से मिले फीडबैक पर कुंडली मार रखी है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे लोगों की वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेता जनता के फीडबैक को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि इसके लिए उनको सिपह सलाहकारों के घेरों को तोड़ना पड़ता है। हालांकि जिस किसी ने उस घेरे को तोड़ने की कोशिश की, उन्हें देर सवेर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। इसका प्रमाण है जिला पंचायत चुनाव के दौरान जिन लोगों ने हकीकत बताने का प्रयास किया था, उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट से हाथ धोना पड़ा। सूत्रों का कहना है कि यदि कोई वरिष्ठ नेता फीडबैक देना चाहता है तो उसके शीर्ष नेतृत्व से मिलने पर पाबंदी लगा दी जाती है। यह पाबंदी शीर्ष नेतृत्व और जनता
के बीच बनने वाले सेतु को तोड़ देती है। वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश सिंह कहते हैं कि सपा को एक बार फिर अपनी उत्पत्ति व विकास पर चिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस ने हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी हार के लिए संगठनात्मक कमजोरी, पंजाब में सत्ता विरोधी लहर से निपटने में अक्षमता और गोवा में तृणमूल कांग्रेस की सेंधमारी को जिम्मेदार माना है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इन बिंदुओं का उल्लेख भले ही किया हो, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल और प्रियंका तहे दिल से प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के एक अन्य नेता एवं जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भविष्य के चुनाव में अपेक्षित परिणाम के लिए पुनर्संरचना की आवश्यकता जताई है और इस वर्ष के अंत में निर्धारित संगठनात्मक सुरक्षा चुनाव पर जोर भी दिया है। हालांकि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता से इनकार किया है। चौधरी ने साक्षात्कार में कहा है कि हमारी पार्टी में संगठनात्मक कमजोरी है और इसी के कारण हम हारे हैं। एनएसई के पूर्व सीईओ एमडी चित्रा रामकृष्णा ने अपने सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम को गोपनीय सूचनाओं तक पहुंच रखने के लिए एमडी के बराबर अधिकार दिए थे। चित्रा ने इस फैसले की जानकारी एनआरसी और बोर्ड को नहीं दी थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हुए लोकेशन घोटाले को लेकर जारी सीबीआई जांच में यह जानकारी सामने आई है। दिल्ली में सीबीआई की विशेष अदालत में जारी इस मामले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने बताया कि 1 अप्रैल 2015 को चित्रा ने आनंद को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर व एमडी का सलाहकार बनाया था। सुब्रमण्यम की जमानत याचिका पर जवाब देते हुए सीबीआई ने कहा है कि आनंद और चित्रा पहले से परिचित थे। 2015 में आनंद को एनएसई एमडी का सलाहकार बनाए जाने से पहले आनंद की पत्नी सुनीता सुब्रमण्यम 2011 में चेन्नई में एनएसई के क्षेत्रीय कार्यालय की प्रमुख रह चुकी हैं। सुब्रमण्यम के अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना ने कहा है कि आनंद का इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इस मामले में गलत फंसाया गया है। यहाँ तक कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में आनंद के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि अब तक की जांच में 832 जीबी डाटा मिला है। माइक्रोसॉफ्ट से बात की गई है ताकि पूरा डाटा मिल सके। आरोपी की तरफ से जांच में सहयोग भी नहीं किया जा रहा है, जिससे आशंका है कि जमानत मिलते ही वह देश छोड़कर भाग सकता है। अनुच्छेद 370 हटने के करीब 3.25 साल में कश्मीर में बड़ी वारदात करने में नाकाम पाकिस्तान एक बार फिर अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी के माहौल को बिगाड़ने की साजिशों में जुट गया है। घाटी में फिर टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। निशाने पर पंचायत प्रतिनिधि, पुलिस व सेना के जवान हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले और गर्मी के मौसम में शुरू होने वाले पर्यटन सीजन में अधिक से अधिक वारदातों को अंजाम देने की आईएसआई की ओर से घाटी में सक्रिय पाकिस्तान दहशतगर्दों और विभिन्न आतंकी तंजीमों को हिदायत दी गई है कि 370 हटने के बाद 2.5 साल से अधिक समय में घाटी में आतंकवाद की कमर लगभग टूट चुकी है। आतंकी राह पर जाने वाले युवा की संख्या कम हुई है। पत्थरबाजों का साथ नहीं मिल रहा है। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार शिकंजा कसते हुए आतंकी तंजीमों के कमांडर का एक एक कर सफाया किया जा रहा है। इससे आतंकियों को कोई बड़ा मौका हाथ नहीं लग पाया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार आतंक के मोर्चे पर अपना गेम प्लान फेल होता देख पाकिस्तान अब नए सिरे से घाटी में हिंसा का माहौल बनाने की साजिशों में जुटा है। इसी के तहत पंचायत प्रतिनिधियों और पुलिस व सेना के निर्दोष जवानों की टारगेट किलिंग फिर से बढ़ने की हिदायत दी गई है। मार्च के महीने में टारगेट किलिंग की घटनाओं में इसी वजह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। खुफिया सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये घटनाएं और बढ़ सकती हैं। इसके लिए हाइब्रिड आतंकवादी और ओवरग्राउंड वर्कर्स को टास्क सौंपा गया है। आईजी विजय कुमार बताते हैं कि सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। पड़ोसी मुल्क हर बार यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटा रहता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कीव के और पहुंचा करीब रूस ने आगाह किया कि अंतरिक्ष स्टेशन गिर जाएगा। सभी बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़कें ध्वस्त। नागरिक गलियारों पर रूस की बमबारी तेज, बचाव मुश्किल। मारियोपोल, सूमी और कीव में निशाने पर आवासीय इलाके। भारत ने कहा जैविक हथियार के मामलों को संबंधित पक्षों के सहयोग के साथ देखें। नई सरकार के गठन पर दिल्ली में आज होगा विचार। दल बल के साथ पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ।
भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में खर्च होंगे 2 करोड़, 16 मार्च को है कार्यक्रम।